नमस्कार दोस्तों। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि सभी को पता है, बहुत से व्यक्तियों के कमेंट भी आए और कहा सर ये बताएं कि 5 लाख से जो जमा धन है 5 लाख से ज्यादा है तो उसका भुगतान किस प्रकार और कैसे होगा, क्योंकि उसमें आयकर रिटर्न की कॉपी मांगी जा रही है, बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है और भी कुछ उस राशि को प्रमाणित करने हेतु प्रपत्रों की मांग की जा रही है। तो वह प्रपत्र है जो जमाकर्ता कहां से और किस प्रकार बनवा कर देगा, क्योंकि जो रिटर्न भरता ही नहीं और उसका अमाउंट 5 लाख से ऊपर है तो वह किस प्रकार सत्यापित करेगा। तो इस संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम जब यह सहारा रिफंड पोर्टल है जो बना था, उस समय जो इसमें जानकारी दी गई थी कि 31 मार्च 2023 तक जमा किया हो। जी हाँ दोस्तों, पहले इसमें जो शब्दावली दी गई थी 31 मार्च 2023। इस कारण जो भी सहारा ग्रुप के जमाकर्ता थे उन सभी लोगों ने, जिसकी मेच्योरिटी चाहे वह 24 में हो, 25 में हो, 26 में हो, 27 में, 28 में या 30 में हो, सभी लोगों ने इस पोर्टल पर आवेदन कर दिए। अब यदि इसको वैध तरीके से देखा जाए तो यह जो पोर्टल पर इस प्रकार की जानकारी दी गई थी वह भ्रामक और गलत थी। तो यह गलती किसकी है? जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम है और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय सुभाष रेड्डी जी बैठे हुए हैं। तो इनका प्रथम है जो उस पोर्टल पर स्पष्ट रूप से है जो इनको लिखना था कि 31 मार्च 2023 तक जिन खातों की परिपक्व मेच्योरिटी चौर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, और उन खातों का यदि 31 मार्च 2023 के पहले परिपक्व हुए हैं तो वह इस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें, रुक जाए। जब इस पोर्टल की डेट बढ़ेगी तब आप है जो इस पर अप्लाई करें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण जमाकर्ताओं के हजारों करोड़ों रुपए मात्र आवेदन करने में ही खर्च हो गए। अब इन्होंने एक समस्या और उत्पन्न कर दी। ये स्वाभाविक है कि लोगों की कथनी करनी में बहुत अंतर है। अब यदि आप 31 मार्च 2023 तक के पहले के खाते हैं जो परिपक्व हुए हैं, उनका भुगतान दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो इसके बाद में परिपक्व हुए हैं उनका मूलधन है जो जोड़कर है जो 5 लाख से ऊपर होता है, जो कि ना तो इनकम टैक्स के क्षेत्र से इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप ही बताएं कि जैसे आज मैंने पैसा जमा किया है आज, और खाते की मेच्योरिटी तिथि है 2026, तो 31 मार्च 2023 में हम इसका लेखा जोखा है जो पोर्टल पर देना कहां तक न्याय संगत होगा। यकीन मानो, जो मैंने इस क्षेत्र में देखा है, सुना है और पढ़ा है, उस हिसाब से जो आप भुगतान दे रहे हैं उन्हीं खातों के विषय में आपको जानकारी लेने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने पहले संपूर्ण जो भी आपने सोसाइटियों में जमा की है, 4 सोसाइटियों का पूरा अमाउंट ले लिया, और आज है जो जब वो अमाउंट 5 लाख से कुछ लोगों का ऊपर है तो उसमें जब आप रिसबमिशन करने जाते हैं तो इसमें लिखा आता है कि आपका अमाउंट 5 लाख से ऊपर है। इस कारण आप रिसबमिशन अभी वर्तमान में नहीं कर पा रहे, जो कि सर्वथा गलत है।
दूसरी बात कि इंटरेस्ट, यदि आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो यदि इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उसको भी आपको लिखित रूप में देना चाहिए कि वर्तमान में पोर्टल से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट कौन देगा? क्या सहारा ग्रुप देगी तो या नहीं देगी? तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात कि आप ही सोचे कि जब जो खाते हैं जो 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुए हैं और उनको जोड़कर 5 लाख से ऊपर है जो, यदि आपका अमाउंट हो रहा है तो स्वाभाविक ही पोर्टल की जब डेट बढ़ेगी तो आयकर, जो मैं अपनी जानकारी अनुसार बता रहा हूं कि जो आयकर की समस्या बहुत से जमाकर्ताओं की, लगभग 45% जमाकर्ताओं की वैसे ही समाधान हो जाएगी, क्योंकि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को 31 मार्च 2023 तक के आप है जो भुगतान की बात पोर्टल से चल रही है। और जो 5 लाख का अमाउंट है, यदि वो आपके और भी खाते जो 25, 26, 27 में मेच्योर्ड हुए हैं उनको जमा धन है जो जोड़कर 5 लाख से ऊपर आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये समस्या है जो समाधान हो जाएगी, क्योंकि जो पोर्टल पर आवेदन होना है, भुगतान अभी जो चल रहा है वो 31 मार्च 2023 तक का चल रहा है। इसको तो अभी कर देना चाहिए, क्योंकि आप भुगतान तो स्वाभाविक 31 मार्च 2023 के पहले का दे रहे हैं, तो इसका समाधान इनको अभी कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कि वैधानिक रूप से भी गलत है और रूल्स के हिसाब से भी गलत है। और सभी को पता है न्याय व्यवस्था तो अब खाली कागजों में रह गई है और आरक्षण तक ही सीमित है संवैधानिक व्यवस्थाएं। बाकी सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रशांत भूषण साहब, उनका आप वीडियो एक बार देख लें, उससे पता चल जाएगा किस प्रकार है जो खरीद फरोख्त की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, किस प्रकार न्याय बिकता है, किस प्रकार करप्शन चलता है, किस प्रकार है जो न्याय व्यवस्था पद भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो एक न्याय का मंदिर है, लेकिन उसमें बैठे जो न्यायदाता है यदि वह पद भ्रष्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, तो हम न्याय की अपेक्षा किससे रखेंगे? और आज यही स्थिति है कि आज सर्वोच्च न्यायालय का मामला सहारा की लगभग है जो 2009 के बाद है जो सहारा सेबी का मामला हुआ, और 10,000 करोड़ पर आज भी लटका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यदि ये सख्ती करे तो ये मात्र 10 दिन में इनको देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कपिल सिब्बल जैसे वकील हो और जहाँ न्यायालय में सब कुछ इस प्रकार की गतिविधियां जो हम देख रहे हैं यह चलन में हो, तो खाली है डेट पर डेट और सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान लेट, यही चलता रहेगा। तो आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, चाहे पीआईएल हो, चाहे रेट हो, और चाहे आईए हो। जब सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुनेगा, पहले से ही सेटिंग हो चुकी है, तो आप कहां जाएंगे? वो किससे अपेक्षा रखेंगे? और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो एक बार आप लोग स्वयं मंथन करना कि सहारा ग्रुप की जड़ें कितनी मजबूत है। और क्यों ना हो कि इसमें वर्तमान सरकार के बहुत से मंत्री गण उनके घर पर आते जाते हैं, और स्वाभाविक है इन्हीं के बच्चों के नाम से सहारे की बहुत सी संपत्तियां निकलेंगी, तो ये कब चाहेंगे कि आपका भुगतान है जो आपको प्राप्त हो जाए? लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष में कोई दम नहीं। आपके बिंदुओं पर मात्र एक दो नेता है। अभी हेमंत सोरेन साहब हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, वो उठा रहे हैं। एक सुदामा प्रसाद चौरसिया जो हमेशा से ही प्रयास कर रहे हैं कि सहारा के निवेशकों का पैसा मिल जाए। बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं, बाकी सब तो मूक दर्शक बने हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको मतलब है सिर्फ जब अभी चुनाव आएगा
तो उस समय पे अभी चाहे पटना जाओ चाहे बिहार जाओ तो भाई स्वाभाविक है, आप जुलूस निकालो ये सब करो तो वो कहेंगे कि ठीक है आपका भुगतान दिलाया जाएगा। बाद में कहेंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय मामला किसने चलाया? अलग से तो चल के नहीं आया। सेबी है जो रेगुलेटर किसका है? केंद्र सरकार का। और ऐसा नहीं है कि सरकार है जो चाहे तो सहारा के निवेशकों का पैसा 10 दिन में मिल सकता है, लेकिन सरकार है जो डिफिशियंसी, जिनके पैसे जमे हैं उनको गलत साबित करने में लगी। आपका ये मिस्टेक है वो मिस्टेक है, क्योंकि इनको पता है 5,000 करोड़ में चुकना नहीं, टाइम पास करना है। और ये सभी को पता है 100 कस्टमर है, 25% वैसे ही मर चुकी होंगी, 25% के दस्तावेज गुम हो गए, 25% को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड बता दो, अब बचे 25%। तो 25% में से है जो 10-5% को पैसा दे दो, बाकी को इनकम टैक्स का झांसा बता दो। और इसलिए इन्हें एक प्लान के तहत एक पोर्टल बनाया कि पहले सबके आवेदन करा लो, जितने भी, चाहे आपको वो 30 में भी खाते खत्म हो, और फिर बाद में पूछ रहे कि पैसा आपके पास आया कहाँ से। तो ऐसा है कि इसमें सहारा ग्रुप में मात्र 2 व्यक्ति टारगेट हो रहे हैं। प्रथम सहारा का जो एजेंट है वो है, और दूसरा फिर वो जमा करता है। तो आज स्थितियां बहुत ही भयानक हो चुकी हैं, और कानून की धज्जियां जिस प्रकार उड़ाई जा रही हैं, और उड़ा भी कौन रहे हैं? जो कानून बनाने वाले हैं। तो आखिर हम किससे अपेक्षा रखेंगे? लेकिन फिर भी प्रयास तो सभी को करना पड़ेगा, और प्रयास तो मेरा मानना यही है, कहना तो नहीं चाहिए, इस समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक रूप से ही बैठना पड़ेगा, तभी जाके है जो इस समस्या का समाधान हो सकता है। वरना प्रयास करते रहो, सफलता मिल जाए तो अच्छी बात, और ना मिल जाए तो फिर नेक्स्ट चुनाव कोई नजदीक हो तो उसके लिए हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। यह सब स्थितियां चल रही है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जमाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो, उनका भुगतान उन्हें प्राप्त हो, यह वीडियो है जो पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।